हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नवीन ग्रोवर कॉमर्स। मैं हूं नवीन ग्रोवर। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की थी। पंजाब में एक एग्जाम हुआ था सेक्शन ऑफिसर, पीपीएससी के द्वारा वो कंडक्ट किया गया था। उसको हमने सॉल्यूशन करना, उसका डालना स्टार्ट किया था। उसकी 2 क्लासेस हम लोग डाल चुके हैं। आज ये उसका थर्ड पार्ट यानी कि आखिरी पार्ट का सोल्यूशन है। उसका जो कॉमर्स पोर्शन है उसका सोल्यूशन हम लोग डाल रहे हैं। हम लोगों ने 2 क्लासेस डाल दी हैं। ये तीसरी क्लास होगी उसकी। जिन्होंने पहली 2 क्लासेस नहीं देखी हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देखना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा तीसरा पार्ट। पहले 2 पार्ट में लगभग हम लोग 70 और 72 के अप्रोक्स क्वेश्चंस कर चुके हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे 73 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 73 है वो क्या कहता है? वो कहता है कि भैया पॉजिटिव ईपीएस कैन बी जनरेटेड। कहता है कि पॉजिटिव जो अर्निंग पर शेयर है वो कब जनरेट होगा? कहता है कि ईबीआईटी लेस देन इंडिफरेंट पॉइंट हो, ईबीआईटी ग्रेटर देन इंडिफरेंट पॉइंट हो, ईबीआईटी बराबर हो इंडिफरेंट पॉइंट के, और नन ऑफ द अबव। यहां पर ईपीएस आप सभी को पता है, अर्निंग पर शेयर होता है। ईबीआईटी आप सभी को पता है कि क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस होते हैं। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस होता है। अब ये जो पॉइंट है इंडिफरेंट पॉइंट, ये क्या होता है? इंडिफरेंट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है कि जब दो प्रोजेक्ट का, इसका 2 प्रोजेक्ट है, आपके पास 2 प्रोजेक्ट हैं, मान लो एक्स और वाई, जहां पर जिस पॉइंट पर 2 प्रोजेक्ट के ईबीआईटी और ईपीएस आपस में बराबर होंगे, जिस पॉइंट पर 2 प्रोजेक्ट के ईबीआईटी और ईपीएस आपस में बराबर होंगे, जैसे एक्स का ईबीआईटी वाई के ईबीआईटी के, और एक्स का ईपीएस वाई के ईपीएस के बराबर होगा जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर, उसको हम लोग इंडिफरेंट पॉइंट कहेंगे। ठीक है जी। अब आपको पता चल गया कि ईबीआईटी दोनों प्रोजेक्ट के जिस बिंदु पर बराबर होंगे वो इंडिफरेंट पॉइंट होगा। तो आपको क्या कहना है कि अर्निंग पर शेयर ज्यादा कब होगी? अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव कब होगा? जब आपका इंडिफरेंट पॉइंट, जब आपका जो इंडिफरेंट पॉइंट है वो, आपका ईबीआईटी है जो इंडिफरेंट पॉइंट से ज्यादा होगा, उस समय क्या होगा? आपका ईपीएस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सवाल में पूछा है कि पॉजिटिव ईपीएस कैसे जनरेट किया जाए। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। डिफरेंट पॉइंट क्या हुआ? डिफरेंट पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं कि जब 2 प्रोजेक्ट के ईबीआईटी और ईपीएस आपस में बराबर हो, जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर, उसको हम लोग इंडिफरेंट पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव ईपीएस की बात की गई है, तो पॉजिटिव ईपीएस कब होगा आपका? जब आपका ईबीआईटी इज ग्रेटर देन क्या होगा? डिफरेंट पॉइंट होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव ईपीएस। अगला सवाल है, कैरिंग कॉस्ट ऑफ ईओक्यू कैन बी एलिमिनेटेड, खत्म की जा सकती है। कहते हैं ईओक्यू में लगने वाली जो कैरिंग कॉस्ट है हमारी, वो कौन से इन 4 ऑप्शनों में से एलिमिनेट की जा सकती है? किस ऑप्शन से? देखो, ईओ क्या होता है? ईओ क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इससे आपसे पेपर में फॉर्मूला पूछा जाता है। वो फॉर्मूला क्या है आप लोगों ने ध्यान रखना है। रूट 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन में आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, बाय में आपकी आती है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का दूसरा नाम हम लोग होल्डिंग कॉस्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? होल्डिंग कॉस्ट भी बोल सकते हैं। तो इकोनॉमिक ऑर्डर के आउट में, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में जो फॉर्मूला है या उस जो एक मेथड है उसमें कैरिंग कॉस्ट जो लगती है, उसको इनमें से कौन से मेथड के थ्रू एलिमिनेट किया जा सकता है? उसमें उसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग जस्ट इन टाइम, जब जरूरत हो तभी आप लोग ऑर्डर करें, इस मेथड के द्वारा। जेआईटी का मतलब है जस्ट इन टाइम, जब जरूरत हो तभी आप लोग ऑर्डर करें, उसके द्वारा ईओ क्यू में लगने वाली कैरिंग कॉस्ट को क्या किया जा सकता है? एलिमिनेट किया जा सकता है।
अब यहाँ पर अगर ईओ क्यू में ही आपसे पूछ ली जाए, ईओ क्यू वाले कंटेंट आपको देकर पूछ लिया जाए भैया वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है एक फॉर्मूला वही है, वैसा ही रहेगा। तो जो आपकी कैरिंग कॉस्ट नीचे थी वो आपके ऊपर आ जाएगी, 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट इंटू कैरिंग कॉस्ट, सारे का स्क्वायर रूट हम लोग कर देंगे तो आपकी क्या निकल आएगी? वेरिएबल कॉस्ट निकल आएगी। आप लोगों को ध्यान में रखना है कि 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट इंटू कैरिंग कॉस्ट, सारे का स्क्वायर रूट हम लोग कर देंगे तो क्या निकल आएगी? वेरिएबल कॉस्ट निकल आएगी। किसके थ्रू? ईओ क्यू वाले फॉर्मूले के। अगला सवाल है कि डिपार्टमेंट ऑफ जो सेबी है, सेबी के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना अप्रैल 1988 में होती है और तो स्टैट्यूटरी स्टेटस मिलता है 30 जनवरी 1992 में। ठीक है जी। डिपार्टमेंट ऑफ सेबी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? सुपरवाइज करने के लिए, सुपरवाइजिंग द फंक्शनिंग एंड ऑपरेशन एक्सेप्ट रिलेटिंग टू डेरिवेटिव्स ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज, सब्सिडरीज एंड मार्केट इंस्टीट्यूशंस लाइक क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिपॉजिटरीज इस क्या कहलाता है? वो देखिए जो डिपार्टमेंट ऑफ सेबी है वो जिम्मेवार है किसके लिए? सुपरवाइज करने के लिए, फंक्शनिंग के लिए, ऑपरेशंस के लिए। किसके ऑपरेशन? सिक्योरिटी एक्सचेंज के, उनकी सब्सिडरीज के, उनके मार्केट इंस्टीट्यूशंस के, जैसे कौन से फंक्शन क्लियरिंग करना, सेटलमेंट ऑर्गेनाइजेशंस करना और डिपॉजिटरीज के लिए। तो इनमें से वो क्या कहलाता है? इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, लीगल अफेयर डिपार्टमेंट और मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट। ठीक है जी, वो कहलाता है आपका मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट। अगला सवाल है नेट प्रॉफिट और लॉस विल बी डिराइव्ड एट द स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग की कौन सी स्टेज पर नेट प्रॉफिट और लॉस डिराइव किया जाता है? तो सबसे पहले आप लोग करते हो रिकॉर्डिंग, देन करते हो क्लासिफाइंग, ठीक है। फिर आता है नंबर समराइजिंग का। समराइजिंग को आप लोग क्या कहते हो? बैलेंसिंग भी करते हो। निकाले गए बैलेंस से आप बनाते हो ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से आप लोग बनाते हो फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट्स में आप लोग बनाते हो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सबसे पहले आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जर्नल में, फिर आपने सेम नेचर की ट्रांजैक्शन को एक जगह लिखा, इसको आप लोग लेजर के नाम से जानते हैं। फिर आपने उन लेजर के बैलेंसेस निकाले, उसको समराइज किया, जो समरी निकाली उस समरी से आपने एक स्टेटमेंट तैयार की जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रायल बैलेंस कहते हैं। उस ट्रायल बैलेंस में आपने जो भी जिस अकाउंट का जो बैलेंस हुआ, डेबिट वाले का डेबिट साइड, क्रेडिट वाले का क्रेडिट साइड लिखकर आपने एक स्टेटमेंट तैयार कर ली। उस स्टेटमेंट से आपने क्या बनाए? फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। हमसे पूछा कि नेट प्रॉफिट नेट लॉस कहाँ आता है? भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आता है नेट प्रॉफिट नेट लॉस। तो किस स्टेज में आया? हम लोगों ने इसको समराइजिंग स्टेज से उठाया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, समराइजिंग क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल कहता है ट्रायल बैलेंस क्या है? स्टेटमेंट है, अकाउंट है, समरी है, लेजर है। अभी ऊपर वाले सवाल में ही मैंने आपको जस्ट बताया है भैया जो ट्रायल बैलेंस होता है, हम लोगों ने समराइजिंग की थी, समराइजिंग में बैलेंस निकालकर क्या बनाया था? एक स्टेटमेंट बनाई थी इस रूप में, ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में। तो ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्टेटमेंट है, ये एक अकाउंट नहीं है। अगला सवाल है डेबिट नोट इशूड आर यूज टू प्रिपेयर। डेबिट नोट है वो किस लिए यूज किया जाता है? मतलब किस के लिए यूज किया, इशू करने के लिए यूज किया जाता है? देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने जैसे फॉर एग्जांपल मैंने माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, मैंने राम से माल खरीदा, मैंने राम के अकाउंट को क्या किया है? क्रेडिट किया। अब मैंने राम को माल वापस करना है तो मैं क्या करूंगा? राम अकाउंट डेबिट टू क्या करूंगा? परचेज रिटर्न। अब माल को मैं राम को वापस कर रहा हूं, राम के खाते को मैं क्या कर रहा हूं? डेबिट कर रहा हूं। ये किस केस में बन रहा है? जब माल को क्या किया जा रहा है? जब परचेज को रिटर्न किया जा रहा है। डेबिट नोट इशूड आर यूज्ड टू प्रिपेयर किस लिए बनाया जाता है? परचेज रिटर्न बुक के लिए बनाया जाता है। मैंने माल खरीदा था, परचेज अकाउंट डेबिट राम, मैंने राम को क्या कर लिया था? क्रेडिट कर दिया था अपने बुक ऑफ अकाउंट में। अब मैं माल राम को वापस कर रहा हूं, मैं राम को माल वापस कर रहा हूं
तो मैं राम को माल वापस करने की एंट्री कर रहा हूँ, परचेज अकाउंट, सॉरी, राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो मैं डेबिट बना कर रहा हूं राम के खाते को, किस केस में, ठीक है, किस केस में कर रहा हूं कि परचेज रिटर्न, जब मैं माल वापसी कर रहा हूं उस केस में मैं क्या कर रहा हूं, डेबिट नोट इशू कर रहा हूं। अगला सवाल है कि मीडियम टर्म लोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैंक फॉर ऑगमेंटिंग वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग के कैपिटल के लिए आपने क्या लिया, मीडियम टर्म लोन लिया है वर्किंग कैपिटल के लिए, वो क्या कहलाएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। तो आपने लोन लिया है तो वो आपका खर्चा तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता। अब वो रिवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है, क्योंकि मीडियम टर्म लोन लिया, देखो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म जो हमारी रिसीट्स होती हैं वो हमारी कैपिटल रिसीट्स होती हैं। कौन सी वाली रिसीट्स होती हैं, कैपिटल रिसीट्स होती हैं। अगला सवाल है हमारा 18 नंबर, कहते हैं एन असेट्स वाज परचेज्ड फॉर 12,500 रुपए में कोई असेट्स आपने खरीदी थी, वाज डेप्रिशिएटेड अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसको आप लोग रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। इस रेट से 20% पर एनम के रेट से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द असेट्स इन द एंड ऑफ ईयर। 3 साल बाद वैल्यू क्या रहेगी रिटन डाउन वैल्यू मेथड से, आपको वो बताना है। देखो 12,500 की असेट्स है, ठीक है, पहले साल आपने एट दी रेट 20% लगाया। अब 12,500 का 20% का मतलब सीधा सीधा है इंटू 20/100, मैं इसको करूं तो ये 1/5 हो जाएगा, ठीक है जी। 1/5 का मतलब क्या है, सीधे सीधे 25 रुपए मैंने काट दिया, कितना आ गया, 10,000 आ गया। अब रिटन डाउन वैल्यू मेथड है तो वो घटती हुई जो भी अमाउंट बचेगी उस पर नेक्स्ट डेप्रिसिएशन लगेगा, तो इसका नेक्स्ट डेप्रिसिएशन लगेगा 20% के हिसाब से 2,000, वो काट के आ गया 8,000। अब नेक्स्ट 20% इसके ऊपर लगेगा 1,600 रुपए। तो आपकी जो असेट्स की वैल्यू रहेगी 3 साल बाद वो कितनी रहेगी, 6,400, कितनी रहेगी, 6,400। अगला सवाल है कि कैपिटल ऑफ ए सोल ट्रेडर, कैपिटल है जो सोल ट्रेडर की, वो इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन से क्या हो जाएगी, चेंज होगी, कमीशन रिसीव्ड से, फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट से, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम में डेटर से। देखो यहां पर आपको डेटर से पेमेंट मिली, डेटर कम हो गया, पेमेंट आ गई, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, यहाँ कैश चला गया और स्टॉक आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने उधार माल खरीदा, इधर से क्रेडिटर बढ़ गए और इधर से आपका फर्नीचर बढ़ गया। कमीशन रिसीव्ड आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, जिससे आपकी कैपिटल में क्या आएगा, चेंज आएगा। अगला सवाल है कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस कौन से वाली होती है, डायनेमिक होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल होती है और एक्सटर्नल होती है। जो हमारी कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस होता है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहलाता है। जो हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस होता है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा, कहते हैं एनपीवी की वैल्यू क्या होगी, 0 से कम होगी। दूसरी बात पीईआई इक्वल टू 0 है वो एनपीवी ग्रेटर देन 0 होगा, पीआई ग्रेटर देन 1 है एनपीवी नेगेटिव होगा, तो पीआई ऑफ ए प्रोजेक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब देखो पीआई क्या होता है, देखो ये हमारा कैपिटल बस्टिंग का मेथड है, एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। एनपीवी हमारा क्या है, एब्सोल्यूट मेथड है, पीआई क्या है, हमारा रिलेटिव मेथड है। अब एब्सोल्यूट मेथड कौन सा होता है, जिसमें हम लोग ट्रांजैक्शन को जो रिजल्ट निकालते हैं वो सेम यूनिट में निकालते हैं। जैसे मैंने केजी में केजी जोड़ा तो रिजल्ट केजी में आएगा, रुपीज में रुपीज जोड़ा तो रुपीज में आंसर आएगा, वो एब्सोल्यूट होता है। रिलेटिव कौन सा होता है, जब आपका आंसर परसेंटेज और किस में निकले, रेशो में निकले, वो रिलेटिव होता है, रिलेटिव होता है, सॉरी, ठीक है जी। अब पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एनपीवी। जो एनपीवी होता है वो होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो माइनस फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, क्योंकि माइनस करेंगे, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करेंगे तो एनपीवी निकल जाता है, इनफ्लो बाय आउटफ्लो करेंगे
क्या निकल जाता है, पीआई निकल जाता है। ठीक है, पहले सवाल में क्या कहते हैं कि पीआई लेस देन 1 है, एनपीवी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। देखो पीआई लेस देन 1 कब होगा, जब ऊपर वाली आइटम छोटी है और नीचे वाली बड़ी है, यानी कि इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज्यादा है। इनफ्लो मान लो 70 है और ये 100 है, इस केस में देखो इनफ्लो 70 है, -100, एनपीवी कितना आ गया, -30। पीआई कितना है, पीआई कैसे निकलेगा, 70/100, तो यहाँ 0.7। तो इस केस में पीआई लेस देन 1 है, जब पीआई लेस देन 1 है तो एनपीवी नेगेटिव है। हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। पीआई लेस देन 1 होगा तो उस केस में एनपीवी क्या होगा, लेस देन 0 होगा, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। अगला सवाल है, डैश आर प्रोवाइडेड बाय बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दे कैरी द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। डैश आर प्रोवाइडेड बाय द बैंक, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किया गया कुछ टर्म है और उनके ऊपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, कि वो कहलाता है भैया हमारा टर्म लोन, जिसको हम लोग लोन्स के नाम से जानते हैं। वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और उनके ऊपर क्या होती है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, क्योंकि इक्विटी के ऊपर कोई फ्री डिटरमाइंड रेट नहीं होती, सेविंग्स के ऊपर और अर्निंग के ऊपर। नेक्स्ट है भैया हमारा क्वेश्चन, फिक्स कैपिटल रेफर टू एनी काइंड ऑफ फिजिकल कैपिटल सेट। फिक्स कैपिटल हमारी का मतलब क्या है, किसी भी प्रकार की फिक्स कैपिटल, फिजिकल कैपिटल लाइक फिक्स सेट्स, जबकि वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द सम ऑफ सेट्स। देखो वर्किंग कैपिटल दो प्रकार की होती है, एक होती है ग्रोस, एक होती है नेट। टोटल ऑफ करंट सेट्स तो कहलाता है ग्रोस वर्किंग कैपिटल, करंट सेट्स माइनस करंट लायबिलिटी कहलाता है हमारा नेट वर्किंग कैपिटल। तो यहां पर क्या पूछा है, वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द सम ऑफ, किसका सम होगी भैया, वो किसका सम होती है, करंट सेट्स का सम होती है। फिक्स कैपिटल तो कहता है फिक्स सेट्स होती है, जबकि वर्किंग कैपिटल किसका सम होती है, वो करंट सेट्स का सम होती है। नेक्स्ट है, आरबीआई हैज सोल राइट टू इशू करेंसी नोट्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशंस एक्सेप्ट। कहता है कि जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारा, उसके पास एकमात्र अधिकार है, ठीक है, इसको छोड़कर, 2 रुपए के नोट को छोड़कर, 5 रुपए के नोट को छोड़कर, 10 रुपए के नोट को छोड़कर और 1 रुपए के नोट को, इनमें से 3 का छापने का एकमात्र अधिकार तो आरबीआई के पास है। इसको छापने का अधिकार आरबीआई के पास नहीं है भैया, वो है 1 रुपी नोट। 1 रुपए का नोट आरबीआई के द्वारा नहीं छापा जाता, ये इशू किया जाता है द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा 1 रुपए का नोट छापा जाता है। अगला सवाल है, आरबीआई टू इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए मिनिमम ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कितना रखना पड़ता है, ठीक है, कि सॉरी आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारा, ठीक है जी, उसके द्वारा कितना मिनिमम रिजर्व और गोल्ड फॉरेन एक्सचेंज के तौर पर रखना पड़ता है। तो आरबीआई क्या है, आरबीआई है भैया आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है जी। इसकी रिकमेंडेशंस कब हुई थी, 1926 में। किसने दी थी, हिल्टन यंग कमीशन ने। आरबीआई को बनाने की रिकमेंडेशंस कब आई थी, 1926 में। किसने दी थी, हिल्टन यंग कमीशन, जिसका दूसरा नाम है रॉयल कमीशन। ठीक है जी, आपसे इसका एक्ट पूछे तो आप कहेंगे 1934, इसकी एस्टेब्लिशमेंट पूछे तो आप कहेंगे 1 अप्रैल 1935, इसका नेशनलाइजेशन पूछे तो आप कहेंगे 1 जनवरी 1949। ठीक है, 1 जनवरी 1949 से पहले आपसे पूछे कि क्या आरबीआई एक प्राइवेट बैंक था, बिल्कुल था जी, आरबीआई प्राइवेट ओन्ड बैंक था। 1 जनवरी 1949 से पहले सरकार के द्वारा उसको नेशनलाइजेशन कर लिया गया 1 जनवरी 1949 को, ये आरबीआई गवर्नमेंट, फुली गवर्नमेंट बैंक बन गया। अब सवाल है कि आरबीआई को कितना मिनिमम गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखना जरूरी है, वो 200 करोड़ रुपए का रखना जरूरी है। अगला सवाल है, डैश इज रिक्वेस्ट बाय आरबीआई टू कमर्शियल बैंक टू टेक स्पेसिफिक मेजर एज पर इकोनॉमीज ट्रेंड। कहते हैं इकोनॉमी के ट्रेंड के मुताबिक आरबीआई के द्वारा किस लिए, किस रूप में, ठीक है,
कमर्शियल बैंक को रिक्वेस्ट की जाती है स्पेसिफिक मेजर के लिए। ठीक है जी। अब आरबीआई क्या करता है, ठीक है, क्या इशू करता है, मॉनेटरी पॉलिसी इशू करता है। मॉनेटरी पॉलिसी में दो तरह के हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होते हैं क्वांटिटेटिव। ठीक है जी। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, जो क्वांटिटेटिव होते हैं, ठीक है, इनका इंपैक्ट पड़ता है पूरी होल ऑफ द इकोनॉमी पर एक साथ, यानी कि सारे बैंकों पर एक साथ। इसमें कौन कौन से आते हैं, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, और ये हमारी रेपो रेट वगैरह क्या आ जाती है, इसमें आ जाती है। यानी कि ये वाले जो क्वांटिटेटिव वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनका इंपैक्ट पड़ता है पूरे सारे बैंकों पर एक साथ। तो जो क्वालिटेटिव होते हैं, ये सिलेक्टिव बैंकों के ऊपर इनका इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, इसमें हमारे आते हैं, तो आता भैया मोरल सुएशन, यानी कि जो सेकंड आप लोग कह सकते हैं इसमें मार्जिनल रिक्वायरमेंट, थर्ड आप लोग कह सकते हो राशनिंग ऑफ क्रेडिट। ठीक है जी, ये हमारे क्या है, ये क्वालिटेटिव और ये क्वांटिटेटिव। अब आर रिक्वेस्ट करेंगे तो रिक्वेस्ट क्वालिटेटिव वाली फॉर्म में होगी, तो हमारा आंसर इसमें क्या आएगा, मोरल सुएशन क्या आएगा, हमारा राइट आंसर बन जाएगा। अगला सवाल है, नाबार्ड प्रोवाइड रिकमेंडेशंस टू आरबीआई ऑन इशू ऑफ लाइसेंस टू। नाबार्ड क्या करता है, नाबार्ड की फुल फॉर्म आप लोगों को ध्यान रखनी है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। वो रिकमेंडेशंस देता है आरबीआई को, इसको लाइसेंस इशू करने के लिए। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक को, कमर्शियल बैंक को, इंडस्ट्रियल बैंक्स को और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को। ठीक है, नाबार्ड के बारे में आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि नाबार्ड की सबसे पहले फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है जी, इसकी एस्टेब्लिशमेंट आपसे पूछ ली जा सकती है, वो थी 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982। आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट थी, रिकमेंडेशन किसने दी थी, वो दी थी शिवरामन कमेटी ने। कौन सी कमेटी, शिवरामन कमेटी ने इसकी रिकमेंडेशन दी थी। आरबीआई अब जो रिकमेंड करता है आरबीआई को, नाबार्ड जो रिकमेंड करता है आरबीआई को, वो किसको लाइसेंस देने के लिए रिकमेंड करता है, भैया वो करता है कोऑपरेटिव बैंक्स को लाइसेंस देने के लिए रिकमेंड करता है। अगला सवाल है, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग इज कंसर्न। अब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ द असेट्स होती है, जो कॉस्ट ऑफ असेट्स होती है, उसको हम लोग होल लाइफ में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं कॉस्ट ऑफ असेट्स को। ठीक है, उसकी पूरी लाइफ में बांटना क्या कहलाता है, हमारा डेप्रिसिएशन कहलाता है। इस समय डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग किससे जुड़ी हुई है, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिसीजन, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। वो हमारी है एलोकेशन ऑफ कॉस्ट से जुड़ी हुई कौन सी वाली अकाउंटिंग, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। अगला सवाल है, सेबी क्या मना करता है, आउटसाइडर ट्रेडिंग, डोमेस्टिक ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, इंटरनेशनल ट्रेडिंग। देखो डोमेस्टिक ट्रेडिंग क्यों मना करेगा और इंटरनेशनल भी क्यों मना करेगा, आउटसाइडर और इनसाइडर। इनमें से गंदे वाली कौन सी है या फिर गलत तरीके वाली कौन सी है, वो है इनसाइडर। इसलिए वो क्या करता है, उस पर प्रोहिबिटेड, प्रतिबंध लगाता है। क्यों लगाता है, क्योंकि भैया अंदर की इंफॉर्मेशन पर आप खेल रहे हो, शेयर खरीद रहे हो, बेच रहे हो, वो क्या है, गलत है। इसीलिए सेबी क्या कर देता है, उसके ऊपर प्रोहिबिटेड लगाता है या फिर प्रतिबंध लगाता है। कौन सी ट्रेडिंग के ऊपर, इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर लगाता है। अगला सवाल है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट का दूसरा नाम क्या है, उसको आप लोग गिल्ट एज मार्केट के नाम से भी जानते हैं। जो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट है, उसको आप लोग गिल्ट एज्ड मार्केट के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है, इंटरबैंक मनी मार्केट को आप लोग किस नाम से जानते हैं, इंटरबैंक का मतलब होता है आपसी में। ठीक है, तो उसको आप लोग कॉल मनी मार्केट के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, ये एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। इंटर बैंक मनी मार्केट को आप लोग कॉल मनी मार्केट के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है, द फंड्स मोबिलाइज्ड बाय मनी मार्केट म्यूचुअल फंड आर टू बी इन्वेस्टेड इन। कि जो फंड मोबिलाइज किया जाता है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड के द्वारा, उसको कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है, उसको देखो मनी मार्केट क्या है, मनी मार्केट तो भैया शॉर्ट टर्म के लिए बनी है। आप लोग कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी मैंने पिछले सवाल में बताया कि मनी मार्केट के लिए शॉर्ट टर्म के लिए बनी होती है, तो उसमें आने वाले जो पैसे हैं, फंड की मोबिलाइजेशन है, वो आप लोग कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगला सवाल है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट
इसकी सब मार्केट है। देखो दो प्रकार की मार्केट होती है, एक होती है मनी मार्केट, एक होती है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में आप शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं और लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं कैपिटल मार्केट में। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट है वो सब मार्केट है किसकी, कैपिटल मार्केट की। किसकी मार्केट है, कैपिटल मार्केट की। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ सेबी। सेबी का कौन सा रोल नहीं है भैया, रेगुलेटरी रोल है पड़ा, इन्वेस्टर को एजुकेट करना है पड़ा, मार्केट सर्विलेंस करना है पड़ा, तो क्या नहीं है, डीलिंग इन ट्रेजरी बिल में डील करना सेबी का रोल नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर बन जाएगा, सेबी इसमें डील नहीं करता। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इंडियन कैपिटल मार्केट एज। जो म्यूचुअल फंड है वो किस प्रकार भारतीय जो कैपिटल मार्केट है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, स्पेकुलेटर इन स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट एवेन्यू फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स। देखो आप लोगों ने सभी ने क्या करी होगी, एड्स देखी होगी म्यूचुअल फंड की, इसमें आप क्या कर सकते, वो क्या कहता हुआ दिखता है कि आप छोटी से छोटी अमाउंट से भी इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो म्यूचुअल फंड किस प्रकार महत्वपूर्ण हुआ भारतीय बाजार में, वो क्या करता है, छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा देता है, यानी कि स्पेशल डिनोमिनेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए जैसे हमारी खुद की कैपेसिटी हो उस अकॉर्डिंग हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगला आता है ट्रांजेक्शंस ऑफ फंड्स इन द कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट है उसमें हम लोग कितने पीरियड के लिए क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं। उस समय हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं भैया 14 दिन तक के लिए। 14 दिन तक का पीरियड क्या कहलाता है, कॉल मनी मार्केट कहलाता है। नेक्स्ट आता है आरबीआई is operated with the dash central board of directors appointed by the government of India in accordance with the Reserve Bank of India Act। सीधी सी बात है, कहता है कि भैया आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो कितने होते हैं, 14 होते हैं, वो 21 होते हैं, 23 होते हैं, 27 होते हैं, वो होते हैं 21। कितने होते हैं, 21। वो कौन कौन से 21 होते हैं, ठीक है जी, उनमें कौन कौन से 21 होते हैं, देखो एक आते हैं हमारे गवर्नर साहब, ठीक है जी, 4 आते हैं आपके डेप्यूटी गवर्नर, 4 के बाद 2 आते हैं आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव, फाइनेंस मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। 10 आते हैं आपके गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर, ठीक है जी। ये कितने हो गए, 1 4 5 2 7 17 हो गए। 4 आते हैं लोकल बोर्ड डायरेक्टर्स, लोकल बोर्ड डायरेक्टर्स ये हो गए हमारे लोकल बोर्ड कौन से, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और दिल्ली, इनके आते हैं। तो 1 4 5 2 7 10 17 4 21 कितने मेंबर हो गए हमारे, 21 मेंबर क्या हो गए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आरबीआई के हो जाते हैं। अगला सवाल है अंडर विच ऑप्शन, किस ऑप्शन में जो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर है जिसको आप लोग केडी के नाम से जानते हैं वो ज्यादा पड़ेगी। इंटरेस्ट रेट 14% हो, फ्लोटेस्ट कॉस्ट 3% और टैक्स रेट 30%। देखिए जब डिस्काउंट पर इशू किया जाए, फॉर एग्जांपल डिवेंचर 100 रुपए का है, ठीक है, तो आप सीधा ही करते हैं, ताकि डिस्काउंट पर इशू किया जाए, रिडीम किया जाए पार पर, इशू किया जाए प्रीमियम पे, यहां आपने कम लिए हैं और ज्यादा देने हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 90 लिए हैं और 100 देने हैं। अब प्रीमियम पर इशू किए हैं, मान लो 110 लेने हैं, 100 देने हैं, यहां पर 100 पर इशू किया लिए हैं और 110 देने हैं। नेक्स्ट में क्या है, डिस्काउंट पर इशू किया और रिडीम किए हैं रिडम्पशन के ऊपर, देखो यहाँ लिए तो 90 है परंतु देने 110 है। तो सबसे ज्यादा जो आपको कॉस्ट किस केस में पड़ेगी, वो ऑप्शन डी के केस में पड़ेगी कि डिस्काउंट पर इशू करके आप रिडीम कर रहे हो प्रीमियम के ऊपर, तो उस दौरान आपको क्या पड़ेगी, कॉस्ट सबसे ज्यादा पड़ने वाली है किसकी, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर की, किसकी, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। जी ये था हमारा सेक्शन ऑफिसर पीपीएससी के द्वारा लिया गया 2023 का जो एग्जाम था, उसके हम लोगों ने कॉमर्स सेक्शन में आने वाले जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे सॉल्व किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी।